नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक यात्रा देश में 8 बरस पहले की गई थी। उड़न खटोले से, कॉरपोरेट जेट से, सारी शानो शौकत के साथ, आराम तलबी के साथ। और एक यात्रा इन दिनों हो रही है, पैदल, धूप में, उमस में, सड़क पर। और ये दोनों जो यात्राएं हैं, ये जो दोनों सफ़र हैं, ये सियासत के सफ़र हैं और महीनों लंबे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ मोदी की हवाई यात्रा से या राहुल गांधी की ज़मीनी यात्रा से। ये कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अभी तक जो आप देख रहे थे यात्रा की शुरुआत, वो एक ट्रेलर था। यात्रा दरअसल अब शुरू होने जा रही है, पिक्चर अब शुरू हो रही है। और इसीलिए पिछले कई दिनों से बौखलाहट है। वो चाहे अमित शाह हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे वो संबित पात्रा हो, कोई भी प्रवक्ता हो, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही राहुल गांधी को घेरने की। और चाहे अब राहुल गांधी किसी बच्चे से मिलें या किसी बच्ची का हाथ पकड़ें, हमले लगातार हो रहे हैं। और ये हमले क्यों हो रहे हैं और क्यों बढ़ते जाएंगे? दरअसल अब ये यात्रा जिस पर भीड़ टूट रही है, जिसको कहीं ना कहीं रिस्पांस मिल रहा है, अब ये यात्रा भाजपा के शासित राज्यों में शुरू होने जा रही है। 8-9 दिन बाद ये यात्रा कर्नाटक पहुंचने जा रही है। उसी प्रदेश में जहां कभी कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसको अमित शाह ने सीबीआई और ईडी की मदद से गिरा दिया था, आज वहां बीजेपी का शासन है। बीजेपी कमजोर विकेट पर है और वहां पर तय होगा कि रिस्पांस राहुल गांधी को क्या मिलता है। और जाहिर तौर पर जो भी कांटे हैं बिछाए जाएंगे। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, यात्रा में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि लड़ाई आर पार की है। अब दोस्तों, जो राहुल गांधी पर रोजाना बार बार ये जो टारगेटेड हमला हो रहा है, स्ट्राइक हो रही है छोटी छोटी बातों पे, किसी ना किसी बहाने से, और ये जो भाजपा नेताओं की, प्रवक्ताओं की जो बौखलाहट है, या यूं कहें कि अमित शाह की जो बेचैनी दिन ब दिन बढ़ रही है, वो उसका जो मुख्य कारण है, जो मेन उसका जो एक रीज़न कहूँ, असली वजह है, वो ये कि ये जो यात्रा है यूं तो 12 राज्यों से गुजर रही है, लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं, 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी फाइट है, डायरेक्ट फाइट। और 140 लोकसभा की सीटें दांव पर लगी हैं। और कई राज्यों में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। और इसमें से जो 5 राज्यों में से 4 राज्य ऐसे हैं कुछ दिन पहले तक जहां कांग्रेस की हुकूमत थी, और जिस हुकूमत को चाणक्य ने ईडी और सीबीआई के दम पर छीन लिया, सरकारें गिरा दी। और इसीलिए कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं ना कहीं डर लगता है। और वो डर ये है बीजेपी को कि ये जो 140 सीटें हैं, अगर ये यात्रा सक्सेस हुई, राहुल गांधी का कद बढ़ा, लोग उनके साथ आए, और ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बना कि ये यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा करके, तो इसका असर ये होगा कि ये जो 140 सीटें, अगर इसमें से 40 सीटें भी कम हो गई बीजेपी के खाते से, जी हाँ, बीजेपी के खाते से अगर 140 में 40 सीटें भी चली गई, बहुत मॉडरेट फिगर दे रहा हूँ, अगर 40 सीटों का भी नुकसान हुआ, 45 सीटों का भी नुकसान हुआ, तो तय मानिए मोदी जी के साथ 2024 में फिर खेला है। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसकी कामयाबी, इसमें जो रिस्पांस मिल रहा है, ये किस तरह से अमित शाह और मोदी के जो टारगेट है 2024 का, उस पर किस तरह से डेंट मार सकती है, किस तरह से बीजेपी को नुकसान कर सकती है, और आगे क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में राजनीतिक रूप से ये सबसे बड़ी खबर है। और इस पर ये जो बेल्ट है, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, इसके जो एक आप कह सकते हैं जो सबसे चुनिंदा एक्सपर्ट हैं, अशोक वानखेड़े। आज वानखेड़े साहब बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, अंदर की बात, कि आखिर ये जो घमासान होने जा रहा है किस लिए हो रहा है, कारण क्या है,
और वाकई होगा क्या? अशोक वानखेड़े को आप सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये ग्राफिक्स पहले एक बार और देख ले, पिक्चर थोड़ी सी और आपको क्लियर हो जाए। अब ये भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह की जो एक बेचैनी है भाजपा में, दरअसल उसकी जो जड़ में ये 140 सीटें हैं, ये जो 5 राज्य हैं, और ये जो 140 सीटें हैं, इसमें पिछली बार 2019 में मोदी जी ने 140 में से 110 सीटें जीती थी। और अब इनको डर है, अमित शाह को और मोदी को, कि ये यात्रा जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से गुजर रही है, आप सीट्स देख सकते हैं, अगर इन 110 सीटों में बीजेपी को अगर 30-40 सीटों का नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी इन स्टेट्स के बाहर, अगर आप बिहार में जाएं तो वहाँ स्थिति ठीक नहीं है, झारखंड जाएं तो वहाँ स्थिति खराब है, जो साउथ की पूरी बेल्ट है, ईस्ट कोस्ट की, यानी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बीजेपी पहले भी कमज़ोर थी, आज भी कमज़ोर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसाम कहीं ना कहीं हेमंत बिस्व शर्मा का जो भ्रष्टाचार है, कथित भ्रष्टाचार, रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं मिल रहा उनको। और पश्चिम बंगाल में भी स्थिति बीजेपी की कहीं ना कहीं डामाडोल है, 18 सीटें अब नहीं मिलने वाली, इस तरह का माहौल। तो ये 140 का जो चंक है, इसमें से अगर 30-40 सीटें गई तो आप कह सकते हैं भैंस पानी में चली गई। और इसीलिए ये डर है, और इसीलिए टकराव है, ये टकराव बढ़ सकता है। क्या होगा, मुझे लगता है कि वानखेड़े साहब से बेहतर और कौन बताएगा। अब ये यात्रा जो है वो कर्नाटक में प्रवेश करेगी। कर्नाटक बीजेपी के हाथ में राज्य है, जहां पर उसने कांग्रेस की सरकार को गिराया था, और कांग्रेस की सरकार को गिराने के बाद साजिश के तहत अब वहां बीजेपी की सरकार है, और सरकार बड़ी कमजोर है बीजेपी की। ये यात्रा जब कर्नाटक में एंटर करेगी, बीजेपी स्टेट में, तब आपको क्या लगता है कि फिर जो तापमान है बढ़ेगा? क्योंकि बीजेपी के जो सिपासलार हैं, अमित शाह के या मोदी जी के, वो कर्नाटक में कोई भी कांटे बिछाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो कर्नाटक का सिनेरियो आपको क्या लग रहा है कि असली जो युद्ध है, असली जो एक्सरे है इस यात्रा का, हमको कर्नाटक में मिलने जा रहा है? मुझे लगता है कर्नाटक में ये यात्रा पे हिंसक हमले ना हो, मैं इस बात की आशंका देख रहा हूं। क्योंकि कैसा भी, किसी भी हालत में ये यात्रा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक जाने से रोकने का प्रयास होगा। ये यात्रा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रही है करके एक नया इश्यू निकाला जाएगा। क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है, और जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां की पुलिस कैसा काम करती है आपने देख लिया। कि बीजेपी शासित राज्य गुजरात है, बीजेपी शासित राज्य आसाम है, इस ये दोनों राज्यों के रोका भी जा सकता है। 1000 किलोमीटर। आप ये कह रहे हैं कि इस यात्रा को येन गेन प्रखंड किसी भी तरह से, मतलब कोई पत्थर फेंकवा दिया या कुछ कर दिया, बंद किया कुछ जा भी, सकता मतलब यदि कल यदि ये राजस्थान, कर्नाटक में घुसने के बाद काले झंडे दिखाए जाएंगे, रास्ता ब्लॉक करने का प्रयास किया जाएगा, बहुत सारे तत्व आएंगे ऐसे। क्योंकि बीजेपी के साथ खासियत है, उनके पास कई संगठन है छोटे छोटे, कोई राम सेना हो जाती है, कोई कौन सी सेना हो जाती है, कोई पिंक सेना हो जाती है, तब बीजेपी हाथ उठा लेती है, भैया हमारा कोई लेना देना नहीं। मतलब वो वार्निंग भी देती है उनको, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भी बताते हैं कि हम बोलेंगे मत करो मत करो, और तुम करते जाओ, ये आदेश होता है। तो उसको जब ये रिटेलिएट करेंगे या रिटेलिएट करने का प्रयास करेंगे, तो कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का प्रॉब्लम है, यात्रा बंद होनी चाहिए। न्यायपालिका तुरंत घुंघरू बांध के बैठी हुई है, तो तुरंत कहेगी कि हाँ भाई बिल्कुल गलत है, ये ताना बना नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है, ये फेस्टिवल माहौल है और नहीं जाना चाहिए। ये ऐसा भी प्रयास किया जा सकता है। लेकिन जितना मैं अब समझ चुका हूं राहुल गांधी और उनकी टीम को, अभी जो साथ में चल रही है जो लोग हुए, मुझे लगता है कि इनके ऊपर हमले भी हो गए तो ये हाथ उठाएंगे नहीं। किसी ने गालियां भी दिला तो ये गाली देंगे नहीं, क्योंकि ये चाहते किसी भी हालत में अपने तरफ से कोई रिटेलिएशन भी ना हो, ताकि यात्रा रुके। क्योंकि कर्नाटक की यात्रा चली जाना, कर्नाटक से यात्रा जाना, और कर्नाटक में करीब करीब 21 दिन दे रहे, कर्नाटक में जब ये यात्रा जाएगी तो कर्नाटक में जो एज पे सरकार है अभी, वो खाई में गिरती हुई नजर आएगी। कई जगह अटकी हुई है। ये तमिल जो कर्नाटक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गई। तो ये जब सरकार वहां पे परेशानी में है,
सरकार पे करप्शन के चार्जेस है, येदुरप्पा पे अभी एफआईआर दर्ज हुई है पुराने केस में कोर्ट के अनुशंसा पे। नए मुख्यमंत्री जो है उसको कैबिनेट मानने को तैयार नहीं है, पार्टी में विरोधाभास बहुत है। ऐसे प्रकरण में राहुल गांधी का वहां से निकलना ये पार्टी को नैतिकता का एक बल देता है, कार्यकर्ता जगता है। कांग्रेस का क्या है प्रॉब्लम, कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि उठ के आ गया रास्ते पे तो फिर कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जो मतलब जो दिख रहा है इसमें, 3 स्टेट हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये जो तीनों स्टेट हैं यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। जैसे कर्नाटक में जेडीएस के साथ कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ यानी शिवसेना और एनसीपी के साथ कांग्रेस की सरकार थी, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अपनी दम पर सरकार थी। तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और तीनों राज्यों में सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स की मदद से तीनों जगह ये कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई, तीनों जगह, तीनों स्टेट्स में। और आज तीनों ही स्टेट में बीजेपी है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का नैरेटिव अब चेंज होगा, वो एग्रेसिव होंगे, आक्रामक होंगे, और ये जो प्रहार होगा वो संवैधानिक को लेकर, मूल्यों को लेकर होगा, सरकार गिराने बनाने साजिश ईडी? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को कर्नाटक में जब ये यात्रा प्रवेश करेगी, ये देश किस रूप में देखेगा? एक आक्रामक राहुल गांधी जो बरसते हैं, गरजते हैं, हम दो हमारे दो का नारा देते, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी एग्रेसिव होंगे। दो बातें हैं इसमें दीपक जी, जब राहुल गांधी इश्यूज उठाएंगे तो बहुत एग्रेसिवली उठाएंगे, लेकिन जब रास्ते पे चलेंगे तो महात्मा गांधी के स्टाइल में लोगों को मिलते हुए चलते हुए एक जनसलाह लेके चल रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के दौरान महात्मा गांधी के रूप में दिखेंगे, और जब सभा को संबोधित करेंगे या लोगों को संबोधित करेंगे तो फिर एक आक्रामक नेतृत्व कैसा होता है वो दिखाएंगे। उनकी भाषा शैली आक्रामक होगी, उनके आरोप आक्रामित होंगे, और वो जबरदस्त तरीके से अपील करेंगे जनता से कि उखाड़ के फेंको इस सरकार। भाव ये जो यात्रा जा रही है, 12 राज्यों में यात्रा है और हिंदी हार्टलैंड में भी है। तकरीबन 250 से 261 सीटें हैं यहाँ पर, और पिछली बार देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का नहीं था, बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस था। हालांकि कांग्रेस के ये पुराने गढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है। आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी, अगर इस यात्रा में उनको अच्छा रिस्पांस मिला, 3-4 महीने इसमें लोग बढ़ते गए, जैसे कहते हैं कारमा बढ़ता चला गया, और कारमा अगर बढ़ता गया, रिस्पांस मिलता गया, तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस अकेले दम पर, अगर आज वो 53 सीट्स पर है, तो क्या आप कांग्रेस की टैली 100 से ऊपर जाते देख रहे हैं? और अगर बीजेपी के 50 सीट भी कम कर दी तो फिर 2024 आपको क्या दिख रहा है? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, इस बेल्ट की बात कर रहा हूं। दो इस बेल्ट की यदि बात करें आप, तो कर्नाटक में गेन होता हुआ दिखाई देता है, विदर्भ में गेन होता हुआ दिखाई देता है। विदर्भ में अभी एक ही सीट है कांग्रेस को, चंद्रपुर की, धानोर। बाकी पूरा महाराष्ट्र में सुपड़ा साहब था कांग्रेस का, वो सीट है। इसमें नांदेड़ से अशोक चौहान निकाल देगा इस रैली के भरोसे। ये सारा बेल्ट जो है, इसमें से यदि निकलते हैं तो इसका एक इंपैक्ट पड़ता है। तो मुझे ये बात, मुझे पता नहीं, हो सकता है कि मेरा विश्लेषण कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जिस बेल्ट से वो जा रहे हैं उस बेल्ट में, ये पहली यात्रा है, मैंने एक सुना है कि दूसरी यात्रा भी निकलने वाली है जो ईस्ट वेस्ट जाएगी जी। ये साउथ नॉर्थ है, वो पश्चिम से पूरब तक जाएगी, ये दक्षिण से उत्तर की ओर है। और यदि इसी यात्रा में 50 सीटें भी कांग्रेस प्लस हो गई है तो खेल तो हो गया ना बाबूजी। आप 50 सीटें इस बेल्ट में लोगे किससे? ये जो बेल्ट है, जो ये वर्तमान में है, ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये बेल्ट ही है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का। और इस बेल्ट में यदि 50 सीटें आपकी प्लस होती है तो वो बीजेपी की 50 माइनस होती है। यही कारण है कि बीजेपी तेलंगाना में भी ढूंढ रही है 4-5 सीटें मिल जाए। बीजेपी अपने 50-60 सीटों का लॉस यदि होता है, ऐसा अपेक्षित है उनको इस बेल्ट में, तो उसका भरपाई करने के लिए वो कई कई जगह पे ढूंढ रहे हैं, 2-4 इधर से मिल जाए, 2-4 इधर से मिल जाए। लेकिन फिर क्या है, जब वो मराठी में एक कहावत है
आभाळ फाटलं तर थिगळ कुठपर्यंत लावायचं. जब आसमान फट जाता है तो कहां आप उसको सी सकते हो, उसको रफू नहीं कर सकते. जी. तो जब इधर का गड्ढा भरने जाओगे तो बिहार का गड्ढा, बंगाल का गड्ढा, यूपी का गड्ढा, उसका क्या करोगे? यानी आप कह इधर रहे हैं सीने कि जाओ तो उधर फट जाता है, उधर का करो तो इधर चला जाता है. तो राहुल गांधी ने अप्रोप्रिएट स्टेप लिया. उनको ये पता था रोड शो से काम होने वाला नहीं है, ऐसा हाथ हिलाते जाओ तो लोगों के बीच में उतरना पड़ेगा, तभी लोग जुड़ेंगे. ये भारत जोड़ो यात्रा को ये समझ नहीं पाए बीजेपी वाले. और हफ्तों ये और भारत महीनों को रहना जोड़ने की पड़ेगा. यात्रा नहीं है, भारत को कांग्रेस को जोड़ने की यात्रा है. और इसमें यदि 5% भी सफलता मिली, मैं तो 5% मानता हूं, 5% भी सफलता मिली तो कांग्रेस का टैली 100 हो जाता है. मतलब और ये ये जो यात्रा 50 जो है, बढ़ेंगे ये बीजेपी से ही लेके बढ़ेंगे, तो बीजेपी के माइनस होते हैं. ये कांग्रेस के 50 बढ़ना बड़ी बड़ी बात नहीं है. ये आपका ये कहना 50 है कि ये बीजेपी जो से आते हैं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. जो 2024 में यदि नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनको किसी भी हालत में 290-300 तक सीटें लानी ही होगी. यदि ये 230 और 250 तक का खेल रह जाता है तो फिर समीकरण पूर्ण रूप से बदलेंगे. राहुल गांधी की जो आपने पर्सनालिटी देखी, आपको लगता है कि वो चकाचौंध से थोड़ा दूर रहते हैं? उनका लाइफस्टाइल क्या है? बहुत कम लोगों को पता वो है किस तरह से रहते हैं घर में वो. वो एकेडमिशियन है. उनके पास आप बात करो तो आप फैक्ट्स और फिगर्स से बात करो तो उनको समझ में आता है. लफबाजी से दूर रहते हैं और किसी को भी वो हाईकमान का वो नहीं दर्जा लेना नहीं चाहते. इसीलिए उन्होंने आम लोगों को भी गले लगाया, कई उन्होंने मित्र बनाए. और ये जो सब युवा नेता थे इन्होंने इसका फायदा उठाया. ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या मिलिंद देवड़ा हो या सचिन पायलट हो या तुम्हारा जतिन प्रसाद हो, इन लोगों की औकात क्या थी जो इनको मिला. और जितना जी. मिला उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये अपने आप को राहुल गांधी के भी ऊपर समझने लगे. तो ये नेताओं ने राहुल गांधी को समझने की भूल की. जिन्होंने राहुल गांधी को समझा, अशोक गहलोत ने समझा, दिग्विजय ने समझा, जयराम रमेश. चिदम्बरम ने समझा, उन लोगों ने समझा तो वो अपने लिमिट में रह के अपनी जगह पे है. जिन लोगों ने उनको पप्पू समझा तो वो जरूर से ज्यादा ज्ञान देने लगे, सर पे हाथ रखने लगे, तो उन्होंने उनकी औकात दिखा दी तो बाहर हो गए. तो राहुल गांधी की इमेज जनता के बीच में सुधर जाएगी, पप्पू का टैग धुल जाएगा, सीरियस पॉलिटिशियन चलने वाला जो है वो सामने दिखाई देगा. रथ यात्रा करना और रथ यात्रा करना और पद यात्रा करना बहुत फर्क है. वो चंद्रशेखर का ही महात्मा था जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैर पैर चले और जी. उसके बाद इतनी लंबी यात्रा करने वाला ये पहला दूसरा नेता इस देश में आजादी के बाद ये जो इतनी लंबी पद यात्रा कर रहा है. रथ में तो बहुत चलते हैं, रथ में चलने वाला हर आदमी राम भी नहीं होता ना, लेकिन रास्ते पे चलने वाला आदमी महात्मा गांधी बन सकता है क्योंकि जी. चलने में संयम आता है, तो आपका कहना है चलने में कि लोग समझ में आते 2000. हैं, चलने में लोगों को समझ में आता है, देश समझ में आता है. आखिरी ये सवाल, फर्क अगर है पदयात्रा और रथ यात्रा में. अगर 2014 जो है वो अडानी के हवाई जहाज पे चढ़ के अगर जीता जा सकता है, तो क्या 2024 रास्ते पर नंगे पैर या पैदल चल के उसको जीता जा सकता है? क्या आपको लगता है? अडानी का जहाज और पद यात्रा. अधनंगे फकीर ने जिस साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था उसको बिना हिंसा के इस देश से खदेड़ दिया. ये इतिहास है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी लोगों का जो शहादत थी वो व्यर्थ गई. उनकी शहादत अपनी जगह थी, उनका प्रयास अपनी जगह था, लेकिन देश हिल गया था. तो रास्ते पे चलने वाला, इस देश की तासीर अलग है दीपक भाई, या हमेशा फकीर राजाओं पे भारी पड़े. इतिहास है, पुराण है अपने. जी. तो वर्तमान में भी रास्ते का फकीर जो है, यदि उसके पीछे जन समर्थन है, मैं उस फकीर की बात नहीं करता हूं कि जो 10 लाख का सूट पहन के और गॉगल 5,000 का पहन के और 2,000 का 8,000 का चलिए, पेन हमने पॉकेट देखा में है रख कि के उड़न खटोले बोलता है मैं तो खटोले फकीर से हूं, मुझे क्या है.
ये अपने आप को फकीर का टैग लेना ये आजकल फैशन हो गई है। उड़न फकीर खटोले से ये कोई रास्ते पे आपके बर्तन में दिखना चाहिए। जब 3000 किलोमीटर कोई रास्ते पे चल रहा है तो वो फकीर नहीं तो क्या है। जी भाऊ तो इसका आपने इम्पैक्ट तो वाकई पड़ेगा। जी जी बहुत। अब दोस्तों अशोक वानखेड़े साहब का ये मानना है कि दिन ब दिन कांग्रेस की जो इमेज है, कांग्रेस की जो ताकत है वो बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए निखार जो है वो राहुल गांधी के व्यक्तित्व में भी आ रहा है, उनके राजनीतिक व्यक्तित्व में आ रहा है। और गोदी मीडिया के एक हिंदी न्यूज़ चैनल ने बाकायदा सर्वे किया है और सर्वे में उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी चार्ट जो है राहुल गांधी का, वो तेज़ी से उसका ग्राफ आगे बढ़ा है। और हालांकि इस खबर को दबाया गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि दरअसल मेरी कुछ कांग्रेस नेताओं से बात हुई और उनका ये कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा, इसका असली मतलब ये है कांग्रेस को भारत से जोड़ो। और मुझे लगता है इस दिशा में दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश ने जो प्लान बनाया, जो स्ट्रैटेजी बनाई, राहुल गांधी को कन्विंस किया, सोनिया गांधी को कन्विंस किया, सीनियर लीडरशिप को कन्विंस किया कांग्रेस की, और ये यात्रा शुरू हुई। और ये यात्रा की जो कामयाबी है, मुझे लगता है हमको जैसे जैसे इस यात्रा का फेज़ बढ़ेगा, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद फिर मध्य प्रदेश, जो हिंदी पट्टी है, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश में 4-5 दिन होते हुए दिल्ली और फिर हरियाणा, क्या परिणाम होता है। मुझे लगता है कि उत्सुकता आप में भी है, मुझ में भी है, और कहीं ना कहीं उत्सुकता की जगह जो घबराहट है वो शाह में है और मोदी है उनके खेमे में है कि ये यात्रा कहीं कामयाब ना हो जाए। क्योंकि कामयाब अगर होगी तो जाहिर तौर पर मोदी की जीत पर इसका असर होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अपडेट करता रहूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अभी तक जो आप देख रहे थे वो एक ट्रेलर था, पिक्चर अब शुरू हुई है। जी हाँ, जब भाजपा की छाती पर राहुल गांधी चलेंगे 30 सितंबर से। अब कॉरपोरेट के पैसे से, कॉरपोरेट के प्राइवेट जेट से कैंपेन करना और सड़क पर पैदल चलना महीनों, फ़र्क तो है, लेकिन देखना यह है कि इस जनता इस फ़र्क को कितना समझती है और क्या रिस्पांस रहता है, या फिर वही जो एक ज्वार है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, वो असर डालता है। बहुत सी चीज़ें तय होंगी भारत के भविष्य को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर, और मेरी निगाह बनी रहेगी, मैं अपडेट करता रहूँगा। मेरी बस इतनी ही आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, हकीकत पता लगे, व्हाट्स हैपनिंग, रियल पिक्चर क्या है, क्या इम्पैक्ट होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, सो दैट जो तटस्थ लोग हैं, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जब ये वोट देने जाएं तो कम से कम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि वोट अगर इस पार्टी को दें तो क्यों दें, इस पार्टी को ना दें तो क्यों ना दें। इसलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो को शेयर करिए, ये ओपिनियन से जनरेट होती है, और यही फ़र्ज़ है मेरे जैसे पत्रकार का कि सही चीज़ बताएं, सही पर्सपेक्टिव में बताएं। सिर्फ गोदी मीडिया का जो एक तरफा प्रचार है वही लोगों के जहन में रच बस ना जाए, यही कोशिश होती है। इसलिए मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा जहमत उठा लीजिए, शेयर करिए व्हाट्सएप पे और अलग अलग माध्यमों पे, फेसबुक पे। और आखिर में अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, आपको अच्छा लगा, आपके क्या सजेशंस हैं, क्या विचार हैं, वो भी आप ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगा, जवाब भी दूंगा। और बेल आइकॉन को आप ज़रूर क्लिक करें, नोटिफिकेशन मिलता है उससे, और लाइक भी करें इस चैनल को। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।